नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं अपनी एक कविता महर्षि चरक आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महर्षि चरक के समय तक आयुर्वेद का बहुत विकास हो चुका था। उनसे भी पहले अथर्ववेद में 200 तरह की विभिन्न जड़ी बूटियों का वर्णन मिलता है। इससे में पता लगता है अथर्ववेद के समय तक चिकित्सा विज्ञान का बहुत अधिक विकास हो चुका था और आयुर्वेद का भी बहुत अधिक विकास हो चुका था। और महर्षि चरक ने चरक संहिता लिखी थी, जिसे पढ़कर उस समय के लोग आयुर्वेद की चिकित्सा करते थे। आज भी चरक संहिता आयुर्वेद की पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। उसको पढ़कर आज भी आयुर्वेद के चिकित्सक बहुत ही श्रेष्ठतम प्रेरणा लेते हैं। अब मैं आपके समक्ष अपनी कविता महर्षि चरक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब सारी दुनिया रोगी थी, जब सारी दुनिया दुखी थी, तब हमारे महर्षि चरक आए, दुनिया में आयुर्वेद को लाए। हमारे अथर्ववेद में वर्णन है, कई औषधियों का वर्णन है। उन्होंने जीवन को बनाया, उन्होंने सबको ही उठाया। दुनिया को आयुर्वेद चाहिए, हम सबको स्वास्थ्य चाहिए। हमारा आयुर्वेद सर्वोत्तम है, यही तो सबसे महानतम है। इस तरह मित्रों, मेरी छोटी सी कविता समाप्त होती है। अब मैं आपके समक्ष अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है महर्षि सुश्रुतु। महर्षि सुश्रुतु को प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है और महर्षि सुश्रुतु ने सुश्रुतु संहिता नामक पुस्तक लिखी थी, जिसे पढ़कर आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सक बहुत ही प्रेरणा लेते हैं और बहुत से अनुसंधान पत्र, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पत्र को पत्रिकाओं में छपवाते हैं। और महर्षि सुश्रुतु ने शल्य चिकित्सा का बहुत ही श्रेष्ठतम विकास किया था। अब आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा काफ़ी कम हो गई है और आयुर्वेद में औषधियों की प्रधानता है, पर फिर भी प्राचीन काल में जो शल्य चिकित्सा थी वो भी बहुत ही श्रेष्ठतम थी। अब मैं आपके समक्ष अपनी कविता महर्षि सुश्रुतु प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आयुर्वेद में कुछ कमी थी, पूर्ण चिकित्सा पद्धति नहीं थी, शल्य की आवश्यकता थी, एक नई जागरूकता थी। बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो पकड़ में नहीं आते हैं। महर्षि सुश्रुतु शल्य को लाए, आयुर्वेद का अर्थ बढ़ाए, एक नया विज्ञान बनाया जिसको सबने ही अपनाया, जिससे सबने लाभ उठाया, जो सबके दिल पर ही छाया। इस तरह मित्रों, मेरी दूसरी कविता समाप्त होती है। अब मैं आपके समक्ष अपनी तीसरी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है सुबह और नदी। ये कविता मैंने बहुत वर्ष पहले लिखी थी और यह कविता प्रकृति प्रेम पर आधारित है। और इस कविता में मैंने प्रकृति प्रेम को एक नवीन ढंग से वर्णन करने का प्रयास किया है। अब मैं आपके समक्ष अपनी कविता सुबह और नदी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुबह हो रही है, सूर्य की किरणें प्रकृति की हर रचना को जगा रही हैं। सुबह अपनी भैंस के गले से रस्सी को खोल रही है। सूर्य की किरणें अपना खूंटा बना रही हैं। आकाश एकदम साफ है। आकाश अपनी भैंस को खूंटे से बांध रहा है। दिशाएं अपने आम को काट रही हैं। पूर्व दिशा अपनी बाल्टी से पानी नीचे गिरा रही हैं। पश्चिम दिशा बांस की टोकरी बना रही है। उत्तर दिशा बहुत पुराने ट्रैक्टर को ठीक कर रही है।
दक्षिण दिशा गुड़ बना रही है। सामने नदी बह रही है। नदी के मौसम में नदी भाषा की मधुरता के सौंदर्य को बिखेर रही है। नदी की लहरें आशा के वादन के सूर्य की तरह लग रही हैं। जो लहरें पूर्व दिशा में हैं वो साधना के आदर्श के अभिनंदन की तरह लग रही हैं। जो लहरें पश्चिम दिशा में हैं वो चेतना की नवीनता की सारंगी को बजा रही हैं। जो लहरें उत्तर दिशा में हैं वो स्पष्टता की तपस्या की सुबह की तरह लग रही हैं। जो लहरें दक्षिण दिशा में हैं वो सहयोग की श्रद्धा की दोस्ती की तरह लग रही हैं। इस तरह नदी की लहरें कई रूपों में दिखाई दे रही हैं। इस वक्त बादल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बादल अपना करा बना रहे हैं। प्रकृति किरणों का दरवाजा खोल रही है। प्रकृति के गीत गन्ने के रस को करा में डाल रहे हैं। प्रकृति का संगीत गन्ने को के रस को गर्म कर रहा है। सूर्य गुड़ की भेली बना रहा है। बसंत के मौसम में सूर्य और भी खूबसूरत लग रहा है। बसंत अपने बांस से डंडा बना रहा है। सभी दिशाओं में बादल फैले हुए हैं। जो बादल पूर्व दिशा में हैं वो अपनी बाल्टी में गीला कपड़ा रख रहे हैं। जो बादल पश्चिम दिशा में हैं वो अपनी बाल्टी में से मग को बाहर निकाल रहे हैं। जो बादल उत्तर दिशा में हैं वो अपनी बाल्टी में से गीले कपड़े को बाहर निकाल रहे हैं। जो बादल दक्षिण दिशा में हैं वो अपनी बाल्टी में पानी डाल रहे हैं। जो बादल अन्य दिशाओं में हैं वो अपनी सब्जी को कटोरी में डाल रहे हैं। बेल के पेड़ अपनी बाल्टी में से पानी को बाहर निकाल रहे हैं। नीम के पेड़ अपनी बैगन की सब्जी को कटोरे में से बाहर निकाल रहे हैं। कटहल के पेड़ अपनी बाल्टी में से कंघी को बाहर निकाल रहे हैं। आम के पेड़ अपने कटोरे को प्लेट से ढक रहे हैं। आंवले के पेड़ अपनी बाल्टी में कंघी डाल रहे हैं। सागौन के पेड़ अपने कुकर के ढक्कन को ढूंढ रहे हैं। शीशम के पेड़ कटोरे पर से प्लेट को हटा रहे हैं। महुए के पेड़ अपने कुकर में आलू डाल रहे हैं। पपीते के पेड़ अपने पतीले में से बेलन को बाहर निकाल रहे हैं। अमरूद के पेड़ अपने कुकर में से आलू को बाहर निकाल रहे हैं। बांस के पेड़ अपने टेढ़े और नुकीले तसले में नुकीली कुल्हाड़ी रख रहे हैं। पीपल के पेड़ सबको बहुत ही खतरनाक बीमारी से बचा रहे हैं। गूलर के बहुत पुराने पेड़ अपने बिल्कुल नए तसले में बहुत पुरानी कुल्हाड़ी को बाहर निकाल रहे हैं। बबूल के पेड़ सतरंगी किरणों की चूड़ी बनाना सीख रहे हैं। हरी हरी घास अपनी रोटी बनवा रही है। झाड़ियाँ लंगड़े आम का अचार बना रही है। महुए के पेड़ माचिस नहीं बना रहे हैं। सरपत अपने जूते में फीता डलवा रहे हैं। केले के पेड़ मक्की की रोटी बनाना सीख रहे हैं। बरगद के पेड़ चौसे आम का अचार बनाना सीख रहे हैं। जामुन के पेड़ बाजरे की रोटी बनाना सीख रहे हैं। इमली के पेड़ रसोई और बाथरूम का नलका बनाना सीख रहे हैं। ढाक के पेड़ अपने नलके को पाइप में फिट कर रहे हैं। नरकट नलका बनाना सीख रहे हैं और अन्य पेड़ अपने नलके में फेस लगा रहे हैं। गन्ने की फसल अपनी मथनी को फर्नीचर के कोने में रख रहे हैं। अरहर की फसल अपने सफ़ेद थैले को अपने नीले से बक्से पर रख रही है। रास्ते अपना बेड बना रहे हैं। रास्तों के मोड़ गेंद बना रहे हैं। ढलान रोशनदान बना रही है। ऊंचाई शंख बजा रही है। गहराई रोशनदान को दीवार में फिट कर रही है। खेत क्रिकेट खेल रहे हैं। मेड़ विकेट कीपिंग कर रहे हैं। ऋतु मचान बना रही है। प्रकाश फील्डिंग कर रहा है। खेतों के कोण गाते हुए पक्षी का गीत सुन रहे हैं। हरियाली अपनी भैंस को माड़ी में ले जा रही है। रास्तों के पेड़ भाषा के नलके पर झुककर कविता के साबुन से
अपना हाथ धो रहे हैं, फिर आत्म चेतना की सूर्य उपासना कर रहे हैं। वातावरण अपनी मचान को रस्सी से बांध रहा है, रंग अपनी मचान को रस्सी से नहीं बांध रहे हैं, दृश्य फील्डिंग नहीं कर रहे हैं। हवा मचान बनाना सीख रही है, कलरव अपनी सीमेंट की बोरी को अपने सिर पर रख रहा है, उड़ान अपने प्लग को बक्से पर रख रही है, गांव अपनी सीमेंट की बोरी को अपने ट्रैक्टर पर रख रहा है, पिछवाड़ा बोरी को अपनी बोरी में भाला रख रहा है, मेरों के कोर बालिंग कर रहे हैं, घर अपनी सरसों को सुखा रहा है, लोक संस्कृति बिल्कुल नया फव्वारा बना रही है, सुंदरता अपने सरसों के गट्ठर को बना रही है, कोमलता फव्वारा बनाना सीख रही है, ताजगी मड़ई बना रही है, साहस मड़ई में बांस लगा रही है, जिंदगी अपनी भैंस को मड़ई गिराने से रोक रही है, शोभा अपनी गिरी हुई मड़ई को ठीक कर रही है, उत्साह अपने द्वार पर चटाई बिछा रहा है, नजदीकी जंगल में जाकर लकड़ी काट रही है, शीतलता आरा बना रही है, उल्लास अपने ट्रैक्टर को प्लास्टिक उड़ा रहा है, उमंग अपने बहुत पुराने तसले में गारा रख रही है, दोस्ती अपनी बोरी में से भाला बाहर निकाल रही है, करुणा अपनी प्लेट को बाल्टी में रख रही है, आशा अपनी प्लेट को बाल्टी में से बाहर निकाल रही है, स्वतंत्रता चरखड़ी बना रही है, खुशी उज्ज्वलता से लिखवाने वाली लहरों की रूप माधुरी की तरह लग रही है, उज्ज्वलता विस्तार को जलाने वाले ललित निबंध की उपासना की तरह लग रही है, वीरता आराधना को बरसाने वाली कविता के ईश्वर की तरह लग रही है, जागृति क्रांति पर महान कविता लिखने वाले संगीत के देश प्रेम की तरह लग रही है, जागरूकता मड़ई के अंदर बांस नहीं रख रही है, स्वच्छता अपने भैंस को खिला रही है, फिर कुछ देर बाद मटर का छिलका भी खिला रही है, मुस्कान मटर का छिलका उतार रही है, दयालुता गीले चने में टमाटर और प्याज मिला रही है, आत्मसम्मान बाल्टी से पानी को दीवार पर गिरा रहा है, श्रद्धा खाद बुन रही है, सहयोग नींव बना रही है, स्पष्टता आलू गर्म कर रही है, तपस्या राष्ट्रोदय की हिम विजय के हिम संगीत की तरह लग रही है, सहनशीलता संगठन की हिम यात्रा के विश्व कल्याण की तरह लग रही है। इस तरह बसंत के मौसम में नदी और सुबह स्वतंत्रता के अलंकार की आशा की तरह लग रही है। इस तरह मित्रों मेरी ये तीसरी कविता अब समाप्त होती है। अब अन्य कविताएं मैं किसी दूसरे वीडियो में सुनाऊंगा। अगर आपको मेरी ये तीनों कविताएं पसंद आई हों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहें, भारत विकास करता रहे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।